एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो यूक्रेन और रशिया के रिश्तों से लेकर आ रही है। कल आपको पता चल गया होगा कि रशिया ने जो यूक्रेन की दो ऐसे सेपरेटिस्ट जगह हैं जहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जिसको कि रशिया बैक करता है, ईस्टर्न यूक्रेन में ये क्षेत्र हैं, इनको स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया था। और आज पुतिन ने यह कहा है कि उनकी जो सेना है पीस कीपिंग मिशन के लिए इन क्षेत्र में जा सकती है और यहां पर शांति बहाल कर सकती है। पीस कीपिंग मिशन, अगर किसी देश की अपनी सेना किसी दूसरे क्षेत्र में घुस रही है तो पीस कीपिंग मिशन के लिए जा रही होगी कि क्या करने जा रही होगी, आप ये समझ सकते हैं। खैर वो बात अलग है। इस चीज पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहस भी हुई। वहां पर इस चीज का मजाक उड़ाया गया कि ये पीस कीपिंग मिशन जो कहा जा रहा है, पीस कीपर की तरह कहा जा रहा है कि रशिया भेज रहा है, वो बिल्कुल ही एक मजाकिया बात है और इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, हम सभी जानते हैं। ऐसा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ, ये सब डिस्कशन हुआ। वहीं जब इस प्रकार की घटनाएं यूक्रेन में होने लगी तो यूएस के जितने भी डिप्लोमैट्स हैं उनको पोलैंड भेज दिया गया है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट किया गया है, उनके डिप्लोमैट्स को पोलैंड भेजा गया है, कुछ रात में वो रुके थे, तो ये सिक्योरिटी चीजों की वजह से हुआ है और वो यूक्रेन में अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। इस कारण से एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है उन डिप्लोमैट्स को जो कि यूक्रेन में पोस्टेड थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसा कोई भी देश करता ही है, अपने लोगों को बचाने की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा पहले होती है। वहीं जब से रशिया ने ये कहा है कि उनके जो ट्रूप्स हैं, उनके जो सैनिक हैं, वो यूक्रेन के सेपरेटिस्ट क्षेत्र में घुस सकते हैं, अलगाववादी क्षेत्र में घुस सकते हैं, तब से वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया पे सैंक्शंस लगाने पर जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि काफी हार्ड सैंक्शंस लगाए जाएंगे अगर रशिया इस तरह की चीज आगे जारी रखता है, यूक्रेन पर इन्वेजन जारी रखता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी एक बयान दिया है कि वो किसी भी प्रकार से डर नहीं रहे हैं इन सब चीजों से और उनको ये पता है कि उनके दोस्त इसमें उनकी हेल्प करेंगे, उनके मित्र राष्ट्र इसमें हेल्प करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसी समय पता चलेगा कि उनका रियल मित्र कौन है, रियल दोस्त कौन है, कौन सा देश है। तो कोई लड़ाई करने नहीं जा रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब सैंक्शंस लगाने का पैरवी कर रहे हैं। ये तो हो गई यूक्रेन और रशिया की बातें और वेस्टर्न वर्ल्ड की बातें, यूएस की बातें। इससे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वैसे जनरली कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, पर जब काटसा सैंक्शंस रशिया पे लगा तो बहुत से ऐसे इक्विपमेंट थे जो कि भारत को नहीं बेचे जा सके, पर अमेरिका की वजह से कुछ सामान ऐसे भी थे जो कि भारत को बेचे जा सके और उसमें वेवरशिप, एक तरह से मूक वेवरशिप मिली। उस पर अमेरिका ने कोई डिसीजन नहीं लिया और ना ही हम पे कोई सैंक्शंस लगाया। काटसा सैंक्शन वेवरशिप का सबसे अच्छा उदाहरण S-400 था। पर अब के समय में, अब के सिनारियो में रशिया पे अगर कड़े सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो भारत में आगे आने वाले S-400 के जो रेजिमेंट्स हैं उनको भारत में आने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जब कड़े सैंक्शंस लगाए जाएं तब यूएस भारत को भी न देखे और ये चाहे कि किसी भी तरह से रशिया के पास पैसे नहीं पहुंचने चाहिए, चाहे उनके एलाइज भी उनसे सामान खरीद रहे हो तब भी नहीं पहुंचने चाहिए। पर वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को परास्त करने के लिए बाइडेन के पास, अमेरिका के पास केवल एक अस्त्र है, वो भारत। इसलिए भारत पे काटसा सैंक्शंस या S-400 को भारत लाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो फ्यूचर बताएगा, ये तो भविष्य बताएगा कि प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। पर ऐसे बहुत सी चीजों पे भारत को काम करना पड़ेगा जो कि हम रशिया से प्राप्त करते हैं, रशिया के साथ कोलैबोरेशन रखते हैं, अगर उन पर कड़े सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो। वहीं अगर यूएस भारत पे इस प्रकार के काटसा सैंक्शन लगा भी देता है तो यूएस के भी काफी ऐसे इक्विपमेंट है जो भारत इस्तेमाल करता है, तो हो सकता है कि ये इक्विपमेंट या उनके स्पेयर पार्ट भारत ऑर्डर ना दे, पर इससे भारत को भी नुकसान है। भारत अगर ऑर्डर नहीं देगा तो हमारी वॉर में जाने की कैपेबिलिटी भी प्रभावित होगी, यानी कि एक दूसरे से गुथी हुई पूरी जाल है। देखना यह है कि भविष्य में क्या होता है। वही बात कर लेते हैं पाकिस्तान और रशिया के रिश्तों की। कुछ 22-23 साल बाद कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रशिया पहुंचा हुआ है, इसीलिए बड़बोलापन आ गया है। रशियन टीवी चैनल को इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को इमरान खान ने टीवी डिबेट के लिए आमंत्रित किया है और उनका कहना है कि इस प्रकार की टीवी डिबेट से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग इसको सुनेंगे उनको काफी क्लैरिटी होगी और उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो डिबेट करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि इस डिबेट से बहुत सी चीज सुलझ जाएंगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि टीवी डिबेट से कोई चीज सुलझती है? ये किस तरह की बात उनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं और क्या हमारे प्रधानमंत्री से डिबेट करने लायक उनके प्रधानमंत्री हैं? एक देश ऐसा जिसमें कि लगभग $600 बिलियन से ज्यादा
फॉरेक्स रिजर्व है, उसके प्रधानमंत्री से कोई $17 बिलियन वाला फॉरेक्स रिजर्व वाला देश का प्रधानमंत्री बात करने योग्य है? पहले वो कैपेबिलिटी उनको लानी पड़ेगी हमारे प्रधानमंत्री से बात करने लायक, और तब जाके हो सकता है उनसे बात करें। बाइडेन तो उनका फोन उठा नहीं रहा, भारत में भी उनको पूछा जा नहीं रहा है। वो कहते रहते हैं कि बात हम तभी करेंगे जब भारत थोड़ा नरम पड़ेगा, फासिस्ट गवर्नमेंट, आरएसएस आइडियोलॉजी, और इस इंटरव्यू में भी इसी चीजों की बात की गई है। तो ये सारी चीजें कही जा रही हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उनसे टीवी डिबेट की जाएगी, पूछा भी नहीं जाएगा, पानी भी नहीं पूछा जाएगा। वही बात कर लेते हैं तेजस की। तेजस के द्वारा एक बड़ी छलांग लगाई जानी है। ब्रिटेन में एक एयर एक्सरसाइज होने वाला है जिसको कि एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर कहा जा रहा है। इसमें कई कंट्रीज के एयरक्राफ्ट भाग लेने वाले हैं। वहीं भारत की तरफ से भारत के 5 तेजस MK1 के FOC वाले वेरिएंट वहां पहुंचने वाले हैं। इसमें सऊदी अरेबिया, बेल्जियम, स्वीडिश एयरफोर्स के अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। इन सारे एयरक्राफ्टों के द्वारा एयर टू ग्राउंड, इसके अलावा एयर टू एयर अटैक की प्रैक्टिस की जाएगी। इसके अलावा इन अटैक से बचने की भी प्रैक्टिस की जाएगी। यानी कि तेजस को भारत के द्वारा इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम इससे आगे आने वाले समय में वॉर लड़ने वाले हैं, और हमारे पायलटों को यह पता होना चाहिए कि तेजस को जब कोई एम करता है तब उन्हें किस प्रकार से उससे बचना है, और तेजस के द्वारा किस एयरक्राफ्ट को कितने समय में किस तरह से एम किया जाता है, लॉक किया जाता है। ये सारी चीजों का जो एक्सरसाइज है वो अब होने वाली है। और जब हमारे एयरक्राफ्ट दूसरे की जमीन पर पहुंचते हैं तो अलग ही एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। अननोन एयरफोर्स से जब कंपटीशन करते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। ये हमारे पायलट्स और हमारे एयरक्राफ्ट और आगे आने वाले समय में इसके डेवलपमेंट, नए एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बात कर लेते हैं कार्गो ड्रोन्स की। डीआरडीओ के यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी के द्वारा एक कार्गो ड्रोन बनाया जाना है, या उसका डिजाइन वो तैयार कर रहे हैं। इस कार्गो ड्रोन को कुछ 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाने योग्य कैपेबिलिटी मिलनी है। 50 किलोग्राम वजन, कुछ 10 किलोमीटर दूरी तक ये ले जाने योग्य होना चाहिए, और इसमें नेविगेशन की सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए कि एक ही स्थान पर उसमें एक जियो टैगिंग कर दी जाए कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के बीच में ही इसको इस्तेमाल करने योग्य होना चाहिए, या ये इस्तेमाल करने योग्य हो तो ये उतने ही क्षेत्र में घूमता रहे और अपनी सर्विसेज देता रहे, उसके बाहर जाने पे ये काम योग्य ना हो। इस प्रकार की कैपेबिलिटी उसको दी जा रही है। इसके माध्यम से हमारे जो ऊंचाई पर ट्रूप्स हैं उनको अगर ईंधन पहुंचाना है, रसद सामग्री पहुंचानी है, मेडिकल एड्स देने हैं, तो इस प्रकार की चीजें वहां पहुंचाई जाए इस कार्गो ड्रोन के माध्यम से। बहुत अच्छा अप्रोच है। इस प्रकार के ड्रोन तो बनने चाहिए, पर क्या इस प्रकार के ड्रोन नहीं बने? बिल्कुल बन चुके हैं। भारत में ऐसी बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि इस प्रकार के ड्रोन्स बनाती हैं। पता नहीं क्यों डीआरडीओ इन सब चीजों पे मेहनत कर रहा है। भारत को ये चीजें अभी तक प्राप्त कर लेनी चाहिए, और भारत हो सकता है इस चीजों को प्राप्त भी कर चुका हो, पर डीआरडीओ इन प्रोजेक्ट्स में क्यों जुटा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आसानी से किसी भी भारतीय प्राइवेट कंपनी को इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। वो 6 महीने 1 साल में ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल डेवलप कर देंगे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, उनसे प्रोक्योर कर लो। सिंपल सी बात है। क्यों झूठ मूठ का 3 से 4 साल खर्च कर रहे हैं, अपने वैल्यूएबल असेट्स को खर्च कर रहे हैं हम लोग। यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी में 35 साल से नीचे के ही सारे साइंटिस्ट हैं, और इसके डायरेक्टर भी 35 साल से नीचे के ही हैं। यानी कि एक नया खून है। नए खून को नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगाना चाहिए। इन पुरानी टेक्नोलॉजी में अब समय बर्बाद करके कोई फायदा है नहीं। बात कर लेते हैं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन को अपने पार्टनर की तरह चुना था और ऑकस पर साइन किया था। ऑकस के तहत अमेरिका और ब्रिटेन उनको न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने वाले हैं, तो उससे फ्रांस से उनकी डील टूट गई थी। फ्रांस इससे बड़ा नाखुश हुआ था, अपने राजदूत को भी बुला लिया था। अब फ्रांस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो लिस्ट है उनकी, उससे ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉप कर दिया है, और ये कहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते केस टू केस देखे जाएंगे। केस टू केस उनके साथ कोऑपरेशन किया जाएगा, केस टू केस उनके साथ वेपन्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, और हर चीज में ये देखा जाएगा कि उनके देश को सबसे पहले फायदा किस चीज पर हो रहा है, उसी से रिलेटेड कोऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जाएगा। फ्रांस बहुत ही ज्यादा नाखुश हुआ है उस सबमरीन के डील के टूटने से, जिसमें कि 12 सबमरीन बनाए जाने थे फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।